7 राज्यों की 13 सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव की खबर के साथ, क्योंकि बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदा, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर और तमिलनाडु की विक्रमंडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। आम चुनाव के तुरंत बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अहम शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। तो 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड के बद्रीनाथ, मैंगलोर, बिहार का रुपौली, पश्चिम बंगाल का रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा, मानिकतला, तमिलनाडु का विक्रमंडी, मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा, पंजाब में जालंधर पश्चिम, इन सभी 7 राज्यों में 13 सीट पर ये उपचुनाव किए जा रहे हैं। कोलकाता से राजेश साहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित इस वक्त बस्ती से हमारे साथ, देहरादून से जुड़ गए हैं। असीम बस्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इन तमाम संवाददाताओं को रुक करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि 13 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या संकेत मिलते हैं। कोलकाता का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश, कोलकाता में क्योंकि जाहिर तौर पर टीएमसी का वर्चस्व रहता है, तो जो ये उपचुनाव है उसमें भी यही संकेत मिल रहे हैं। वो हम लोग कह ही सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त मेरा मौजूदगी है कोलकाता की जो मानिकतला जो केंद्र है, मानिकतला में उपचुनाव आज हो रही है। अब देख सकते हैं मानिकतला में एक बूथ के सामने इस वक्त मेरा मौजूदगी है और सुबह 7 बजे से जो चुनाव शुरू हो गई है, अभी 1 घंटा हो चुका है, चुनाव चल रही है और सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है कोलकाता पुलिस के साथ साथ। कोलकाता पुलिस जो यहाँ का सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और जो बूथ है, जो प्रीमाइसेस है, उसके अंदर के लिए और सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। सिर्फ मानिकतला जो केंद्र है, इसी में कम से कम 10 कंपनी सीआईपीएफ अभी मौजूद है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है खास कोलकाता के अंदर है, ये मानिकतला केंद्र, तो यहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट है। आप देख सकते हैं कि गेट में खड़ा सेंट्रल फोर्सेस है। सबको जो वोटर्स आ रहे हैं इधर वोट डालने के लिए, चुनाव के लिए, सभी का आइडेंटिटी कार्ड चेक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। सभी का वोटर आईडी कार्ड यहाँ चेकिंग हो रहा है और अंदर अभी तक चुनाव चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा शांतिपूर्ण हम लोग कह ही सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में ऐसा कुछ खास कोई घटना अभी तक नहीं घटी। पूरा शांतिपूर्ण तरीका से वोटदान अभी मतदान चल रही है। 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक वोटर्स का लाइन अंदर हम लोग देख सकते हैं, अंदर वोटर का लाइन है। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान चल रहा है कोलकाता में एटलीस्ट। ठीक है, हमारे 2 संवाददाता और जुड़े हुए हमारे साथ। इस बीच असीम बस्ती हमारे साथ जालंधर से। असीम, वहां पर दिखाइए क्या इंतजाम, क्या तैयारियां हैं इस उपचुनाव के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि जालंधर वेस्ट बाईपोल जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के महेंद्र भगत हैं, कांग्रेस के सुरेंद्र कौर हैं और बीजेपी की शीतल उंगराल है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पोलिंग अंदर जो है वो चल रही है पोलिंग सेंटर पे। लेकिन अभी जो है यहाँ कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी के महेंद्र भगत शायद वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तस्वीर दिखा, उनसे बात भी कराएंगे आपकी कि क्या वो कहते हैं इस इलेक्शन के बारे में, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन जो है वो खत्म हुआ है। लोकसभा इलेक्शन वो खत्म हुआ है, वहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। क्या कह रहे हैं महेंद्र भगत आम आदमी पार्टी? वोट पान जरूर जान, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सानू बहुत बड़ा एक जो अधिकार दिता है वोट का, सानू उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए है। और मैं देख रहे हैं आज जालंधर वैस्ट विच बहुत भारी उत्साह है जनता दे विच, वोटर विच, और उन्होंने तय कर लिया है कि असी जो मौजूदा सरकार है, साडे बहुत सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान साहब, जिन्होंने पंजाब लई बहुत अच्छे काम किए हैं और जनता जो उन्होंने बहुत फैन है, जनता जो उन्होंने बहुत पसंद कर रही है
ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ रुकावट नहीं आएगी चाहे और सरकारी काम। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरह जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र भगत यहाँ पहुंचे और वो यही कह रहे हैं कि जनता को अपील है कि लोग जो सरकार जिसकी है पंजाब में उसका एमएलए को चुने, वो वोट मांग रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं लोकसभा सीट यहाँ पे जलंधर में कांग्रेस ने जीती थी, लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, जो बड़ा एक सेटबैक था आम आदमी पार्टी के लिए। जो आम आदमी पार्टी बोलती थी कि हम 13 की 13 सीटें पंजाब में जीतेंगे, वो सिर्फ 3 सीटों पर आकर सिमट गई थी। और ये बैटल ऑफ प्रेस्टीज है आम आदमी पार्टी के लिए। ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 92 सीट लेकर वो सरकार में आए थे। ये देख सकते हैं आप, कुछ वोटर भी हैं वो भी बाहर आ रहे हैं वोट डाल के। और ये इलेक्शन जो है बैटल ऑफ प्रेस्टीज है आम आदमी पार्टी के लिए, जो सोच रहे हैं कि इसको रोड टू रिवाइवल होगा। क्योंकि लोकसभा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी आम आदमी पार्टी 13 में से। सो उनको ये लगता है कि ये इलेक्शन अगर जीतेंगे तो थोड़ी सी उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो थोड़ी बेटर लगेगी। यहाँ से 2.5 साल हो गए सरकार बनी हुई। हिमाचल से मेरे सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमाचल में अमन क्या मिजाज है? देखिए 3 विधानसभा सीट्स हैं और तीनों में से ज्यादा 2 ऐसी सीट्स हैं जो हॉट सीट कंसीडर हो रही हैं। क्योंकि एक तो पिछले समय में जो सरकार गिरने की चिंता थी उसके बीच ये उपचुनाव हुए और इससे पहले क्योंकि 4 जो उपचुनाव थे वो कांग्रेस ने अपनी हासिल किए अपने हिस्से में। और अब जो 3 ये उपचुनाव है तो नालागढ़ इस समय मैं हूं तो नालागढ़ का जो उपचुनाव है दो पक्ष में मुख्य तौर पर सीधा मुकाबला है, टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी। और दोनों में जो हरदीप सिंह बावा कांग्रेस से और केएल ठाकुर जो पहले भाजपा से खफा होकर इंडिपेंडेंट चुनाव जीते और अब इंडिपेंडेंट से वो फिर भाजपा में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आशा है कि उनको उम्मीद है कि चुनाव इस बार जीता जाए। लेकिन पिछली बार जो नालागढ़ कंस्टिट्यूएंसी में 2022 के चुनाव में वोट डली थी तो वो सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं कंसीडर हुई थी, क्योंकि भाजपा ने उस तरीके की तवज्जो नहीं दी थी जिससे खफा होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा गया। और भाजपा की पूरे हिमाचल में हार की वजह भी कहीं ना कहीं यही मानी गई कि 10 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे जो बागी हो गए पार्टी से और उनको भाजपा मनाने में कामयाब नहीं रही। और नालागढ़ उपचुनाव में 2 हिस्सों में मुख्य टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में। पिछली दफा इंडिपेंडेंट 2022 में केएल ठाकुर जीते थे, इस बार वो भाजपा से है। और वहीं हरदीप सिंह बावा को इस बार दूसरी बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछली बार महज 17,000 वोट ही डले थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में जितने बड़े कांग्रेस के लीडर, चाहे वो सचिन पायलट हो, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, आपके सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा, तो उनकी जो ये आवाजाही यहाँ उपचुनाव में रही है उसने कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को, नालागढ़ उपचुनाव को हॉट सीट जरूर बनाया। और ज्योग्राफिकल तरीके से हालांकि पंजाब से सटा हुआ है, बॉर्डर पर है हिमाचल के, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ का रेवेन्यू भी स्टेट को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में पॉलिटिकल जहाँ इस उपचुनाव की वैल्यू नालागढ़ की है, वहीं पॉलिटिकल के अलावा स्टेट भी इसको स्टेट की पॉलिटिक्स में भी कंसीडर किया जाता है, रेवेन्यू के नजरिए से, इंडस्ट्रियल हब होने की नजरिए से। और इस बार क्योंकि 1 लाख वोटर्स नालागढ़ के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में मुख्य तौर पर मुकाबला होने की वजह से बेहद दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि एक फैक्टर जिस पर भाजपा इस बार भी कामयाब नहीं हो सकी वो है कि जो भाजपा के रिबेल्स हैं, जो बागी हो चुके हैं, जो पूर्व विधायक के भतीजे हैं हरप्रीत सिंह सैनी, तो उनको मीडिया सह प्रभारी बनाया गया था, उसको भी पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तो इस बार भी जो एक बागीपन था भाजपा के अंदर उसको कंट्रोल करने में कामयाब भाजपा नहीं हुई है। और उसका असर भी कितनी वोट परसेंटेज पर पड़ेगा वो जरूर देखने की बात रहेगी। हालांकि मौसम भी, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग
जारी है, लेकिन हर वर्ग, हर एज और हर एरिया वाइज लोग आकर अलग अलग, जहां 300 से ज्यादा बूथ बने हुए हैं, वहां पर आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि मौसम, क्योंकि अब थोड़ी आप देखिए बारिश रुकी है, लेकिन सुबह से बारिश जारी थी और इस एरिया में खासकर शाम तक 6 बजे तक क्लियर हो पाएगा कितनी वोट परसेंटेज रहती है और किस पार्टी की जीत या किस पार्टी को कैसा मत लोगों का देहरादून रहता से है। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा सके किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहा है, कितने फीसदी अभी तक मतदान हुआ है, अगर आप किसी पोलिंग बूथ के नजदीक हैं, या फिर वहां पर क्या मिजाज है देहरादून का? नेहा, इस समय मैं देहरादून में हूं और करीब देहरादून से 200 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ, जो कि अपनी पौराणिक महत्वता के लिए जाना जाता है, भगवान बद्री विशाल का मंदिर है। और मंगलौर की अगर हम बात करें तो हरिद्वार का एक रिमोट एरिया है मंगलौर, वहां पर भी इस समय चुनाव जारी है। कई लोग जो हैं अभी वोटिंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बद्रीनाथ में आज तक बाई इलेक्शन नहीं हुआ, ये पहली बार है जो बाई इलेक्शन हो रहा है। वहीं मंगलौर में भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती है। मंगलौर में हमेशा बीएसपी और कांग्रेस की टक्कर रही है। यूं तो भाजपा इस समय काफी मजबूत है, उत्तराखंड में करीब 47 सीटें भाजपा के पास थी। केदारनाथ में बीती रात जो विधायक थी वहां की शैला रानी रावत, उनके निधन से अब 46 सीटें हो गई हैं, लेकिन भाजपा काफी मजबूत है, 70 में से 46 सीटें हैं। लेकिन भाजपा आज तक मंगलौर सीट नहीं जीत पाई है। लगातार वोटिंग जारी है, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। कुछ लोग वोटिंग को लेकर शिकायत कर रहे हैं बद्रीनाथ में भी और मंगलौर में भी, लेकिन वोटिंग अभी चल रही है। मंगलौर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं और अल्पसंख्यक जो हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर वहां पर वोटिंग होगी, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है। वहां पर काजी निजामुद्दीन 3 बार विधायक रहे हैं और सरवत करीम अंसारी जो कि बीएसपी के विधायक रहे हैं 2 बार, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उनके बेटे को बीएसपी ने टिकट दिया है। वहीं जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है कि वो एक पैराशूट उम्मीदवार हैं और बाहर से बुलाए गए उम्मीदवार हैं। हरियाणा के समालखा से 3 बार वो विधायक रहे और हरियाणा में भी वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे। उत्तराखंड की राजनीति से उनका कम लेना देना रहा है। वहीं बद्रीनाथ अगर हम जाएं तो राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस के कद्दावर विधायक हुआ करते थे, वो अचानक से भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया और भाजपा में जाने के बाद अब ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर। हालांकि टोटल 10 कैंडिडेट जो दोनों सीटों पर हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो 1,02,000 वोटर वोट करेंगे और मंगलौर में 1,20,000 वोटर्स जो हैं वो वोटिंग करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के अगर इंतजाम देखें तो 210 पोलिंग बूथ जो मंगलौर में हैं उनकी सुरक्षा के लिए 2 सीएपीएफ कंपनीज, 8 के करीब स्टेट सर्विलांस जो टीम्स हैं वो लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 6 फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगे, पीएसी है, होमगार्ड है। बद्रीनाथ में भी इसी तरीके की सुरक्षा है। 132 के करीब वहां पर पोलिंग बूथ्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। टोटल 4200 जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। और इस बार पहली बार 9 जो हाई ऑल्टीट्यूड वोटिंग एरियाज हैं वहां पर भी पोलिंग बूथ पहुंचा है। 10,000 फीट के ऊपर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जो कि 17 गांवों को कवर करते हैं। 3388 वोटर्स वहां से आते हैं और कई क्षेत्र नेहा वहां पर ऐसे हैं कि जहां पर आपको पैदल 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वहां से वोटिंग परसेंटेज कितना आता है, क्या लोगों को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी इतना इंटरेस्ट आता है। और सरकार के लिए, भाजपा के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ये 2 विधानसभाओं पे चुनाव हो रहा है और 2 साल के बाद जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होंगे उसके लिए एक लिटमस टेस्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।